अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कल हमने जहाँ तक कल छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं रिकैप कर दूँ। अच्छा, उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि पीआरसी के एग्ज़ाम्स जब तक नहीं हो जाते हैं तो हमारी क्लास होगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। पीआरसी के एग्ज़ाम्स जब हो जाएंगे तो क्लास होगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सही है वही बात? पीआरसी के एग्ज़ाम्स कब हैं? कब है बेटा? 23 से 27 तक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वीक और नेक्स्ट वीक, यानी कि इस वीक आज लास्ट क्लास है और नेक्स्ट वीक में भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगी। सही है? उसके बाद जो वीक आएगा उसमें हमारी मंडे से थर्सडे होगी क्लास। सही है? ये इसलिए ताकि 3 और 3 6 क्लासें होंगी तो फिर पीआरसी जो पेपर दे रहे होंगे बच्चे वो आराम से उनकी रिकॉर्डिंग्स को कवर कर सकेंगे, जो गैप उनको मिलेगा। सही है? उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, वरना ऐसा ना हो कि हम ज़रा ज़्यादा आगे निकल जाएं तो वो परेशान हो जाए। अच्छा फिर ठीक है। तो बेटा कल हमारा डिस्कशन ये चल रहा था, आज मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा इस फोल्डर का। ये फोल्डर का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो जो भी फाइल पे मैं नोटिंग कर रहा हूँ वो आपके पास रियल टाइम पर अपडेट होगी, यानी क्लास खत्म होगी तो आपके पास ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो आपको एज सच कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे थोड़ी सी हरामखोरी लगती है, स्टूडेंट्स को कॉपी करना चाहिए, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए ही मैंने ये सेटअप किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन भी सॉल्व हो तो भी आपको मिल जाए, आपके पास से खोए ना। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि बच्चे क्या करते हैं, मैंने बोर्ड पे तो लिख दिया, बोर्ड पे लिखने से एक तो जो ऑनलाइन वाले जो लाइव देख रहे होते हैं उन बच्चों को थोड़ा सा बोर्ड पे लिखा हुआ समझने में मसला होता है, क्योंकि लाइव सेशंस की जो क्वालिटी है ना वो जूम गिरा देता है, स्क्रीन शेयरिंग की नहीं गिराता। दूसरा ये कि जो मैं चार्ट बोर्ड पे बनाता हूँ, जो मैं सम्स प्रॉब्लम्स बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, तो वो स्टूडेंट कुछ तो कॉपी करते हैं, कुछ तस्वीरें ले लेते हैं। जो तस्वीरें ले लेते हैं उनकी तस्वीरें कहाँ खो जाती हैं, फिर उनको खुद भी नहीं पता होता कहाँ खो जाती हैं। फिर मुझे मैसेज कर रहे थे, सर इसका सोल्यूशन। मैंने बोला बेटा सोल्यूशन तो कराया था क्लास में, वो गायब हो जाता है उनके पास। सही है? तो इससे थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो बहुत जल्द जान जाएंगे। यानी कि जो सवाल मैं यहाँ कराऊँगा वो आपके रजिस्टर के अंदर एज अ होमवर्क में देखूँगा, वो मुझे नज़र आना चाहिए। यानी उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैंने करा दिया तो फिर वो हो गया। पेपर तो मैंने थोड़ी देना है, पेपर तो आपने देना है, वो तो मुझे आपके रजिस्टर्स पर चाहिए ना। तो वो जो मैंने करा दिया होगा मैं वो भी आपके रजिस्टर्स पर देखूंगा अगले दिन, और किसी ने नहीं किया होगा तो फिर वो जलील होगा। ठीक है? अच्छा भाई, तो हमने सबसे पहले डायरेक्ट हमने एक बजट को भी ब्रीफली देखा कि एक्सपेंसेस और रिसीट्स क्या क्या हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, इनकम किन हेड्स में क्लासीफाई होती है। ठीक है? इनकम टैक्स के अंदर हमने ये देखा टैक्स एक बर्डन है, चार्ज है, फीस है, लेवी है जो गवर्नमेंट लेती है इनकम पर। इनकम क्या है? फिर हमारे जहनों में जो इनकम का खाका था वो हमने डिस्कस किया कि सर सैलरी, रेंटल, बिजनेस इनकम वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो वो चीज़ें थी जो अभी हमारी नॉलेज में हैं कि ये इनकम है, ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। तो हमने कहा हम डिस्कस करते हैं कि इनकम का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या हो सकता है, किसको हमें इनकम कहना चाहिए, किसको इनकम नहीं कहना चाहिए। सही? तो फिर हमने कहा कि 2 अल्फाज जहन में रख लो। पहला है रेवेन्यू रिसीट, यानी कि अगर इनकम है तो हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट है, यानी रेवेन्यू रिसीट है तो हम उसको बोलेंगे ये इनकम है, और जब हम बोलेंगे ये इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो इनकम नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे प्यार से? कैपिटल रिसीट। कि ये इनकम नहीं है, यानी ये इनकम नहीं है तो ये टैक्स भी नहीं होगी टैक्स की दुनिया में।
तो रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस चाहे, ऑर्डिनेंस जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो कि कानून है, किस चीज़ का कानून है? जो इनकम पर टैक्स को लगाने का कानून है, जो कि टैक्स को इनकम पर लगाने के लिए कानून है, इनकम को टैक्स करने के लिए कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई अगर रेवेन्यू रिसीट है और वो एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी। तो रेवेन्यू रिसीट कौन सी हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह वगैरह। एग्जेम्पशंस की मैंने आपको मिसाल दी थी कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 41 के तहत। हम सैलरी में पढ़ेंगे कि अगर मेडिकल बेनिफिट मिलता है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो भी एग्जेम्प्ट है। डिटेल में नहीं जाना हमने कि ये क्या होता है, सर मेडिकल बेनिफिट क्या होता है समझा दें, नहीं कभी नहीं समझाऊंगा मैं, ये सैलरी में समझाऊंगा। सर ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं ये समझा दें, नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी मौका नहीं है समझाने का। सैलरी आएगा तो हम हर चीज़ देखेंगे, इतना तसल्ली से समझेंगे कि आपका दिल भर जाएगा, बोले सर बहुत हो गई डिटेल, ठीक है टेंशन नहीं लेनी। फिर हमने देखा कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है। तो जो अमाउंट, जो रिसीट इनकम नहीं है, हमने उसको प्यार से क्या नाम दे दिया? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। लेकिन अगर लॉ, कानून कह दे कि भाई ये तो इनकम बनाएंगे हम, कानून कह दे कि इसे तो हम इनकम बनाएंगे, इसे तो हम टैक्स करेंगे, तो फिर हमें टैक्स करना पड़ेगा। आमतौर पर कैपिटल रिसीट्स क्या क्या हो सकती हैं? पॉकेट मनी जो पेरेंट्स से रिसीव हुई, लोन आपने किसी से रिसीव कर लिया, इनहेरिटेंस रिसीव हो गई, बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट्स वगैरह रिसीव हो गए, गिफ्ट्स या एनवेलप्स रिसीव हो गए एंगेजमेंट या वेडिंग। और डीम्ड इनकम की एग्जांपल क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल लॉ कहता है कि अगर आपने लोन रिसीव किया है लेकिन किस में रिसीव किया है? कैश में रिसीव किया है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा किस हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपने रिसीव किया है किसी टेनेंट से, अकाउंटिंग की दुनिया तो ये बोलती है कि ये क्या है? लायबिलिटी है, रिसीव करने वाले के लिए लायबिलिटी है भाई। लेकिन टैक्स की दुनिया क्या बोलती है? ये चार्जेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। गिफ्ट अगर आपने रिसीव किया है, तो गिफ्ट अगर रिसीव किया है तो वो कैपिटल रिसीट होता है, टैक्स तो होना नहीं चाहिए। लेकिन कानून है सेक्शन 39 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया किससे, गिफ्ट अगर आपने रिसीव किया किससे? नॉन रिलेटिव से, तो ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। रिलेटिव किसको बोलते हैं? सर रिलेटिव उसको नहीं बोलते हैं कि जिसको आप लोग रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव उसको बोलेंगे हम टैक्स की दुनिया में जो सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 की डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटिव है। अभी सर ये सेक्शन 85 और सब सेक्शन 5 क्या है, ये भी जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस लिख लो पढ़ेंगे। रिलेटिव किसको बोलते हैं? रिलेटिव की एक डेफिनेशन है, जो उस डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटिव है वो रिलेटिव है, जो नहीं है वो नहीं। सही, यहाँ तक की बातें आसान थी, तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ आ गई हैं बेटा? ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा हमने दो अल्फाज अभी पढ़े, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल की बेसिस, सैम्पल बेसिस पर हमने कुछ इनकम, कुछ रिसीट्स का तस्करा किया, लेकिन अभी हमने क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया। मिसाल के तौर पर इनहेरिटेंस इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट है। क्यों कैपिटल रिसीट? अभी हमने ये जिक्र नहीं किया क्यों। गिफ्ट कैपिटल रिसीट है, मैंने लिख दिया, आपने भी मान लिया, क्यों जिक्र नहीं किया हमने। तो सर कोई भी रिसीट इनकम है या इनकम नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? इसका टेस्ट क्या है? क्या कोई इनकम की डेफिनेशन है ऑर्डिनेंस के अंदर? क्या इनकम की कोई डेफिनेशन है ऑर्डिनेंस के अंदर? हमने कहा जी, कानून के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जब मैं कहूँ ऑर्डिनेंस तो मतलब मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, वो कानून जो इनकम टैक्स का कानून है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इनकम की डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन वो इनकम की डेफिनेशन मौजूद तो है, लेकिन वो ऐसी है कि जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको मायूसी होगी, उसको पढ़ के आपको क्राइटेरिया पता नहीं लगेगा। तो सर क्राइटेरिया कैसे पता लगेगा? क्राइटेरिया पता लगाने के लिए आपको इसके फ्रेमवर्क को स्टडी करना पड़ेगा, पास्ट केस लॉस को स्टडी करना पड़ेगा,
इनकम के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्टडी करना पड़ेगा। सर वो कहाँ से स्टडी करें? तो वो आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो ये क्राइटेरिया लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है? हमने कहा नहीं लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ नहीं है? हमने कहा सर इनकम का क्राइटेरिया कहीं लिखा हुआ नहीं है, इनकम का क्राइटेरिया कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो सर ये कहाँ से डिराइव होता है? ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क केस लॉज प्रेसिडेंट्स जुडिशियल डिसीशंस, इनकी जब हम स्टडी करते हैं ना तो हम इस इनकम के क्राइटेरिया पर पहुंच पाते हैं। तो सर क्या हमने ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसकी समरी, इसका जो अखज़ है, इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी पैसे आप रिसीव करते हैं, जो भी पैसा, जो माल आपकी जेब में आ गया, या वो माल होता है विद एक्टिविटी, या वो माल आपके पास आता है विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी का क्या मतलब है? नाम से ही जाहिर है। विद एक्टिविटी का मतलब है सर कि जो माल आया है ना, हमने उसके लिए कुछ हरकत की है और हरकत में अल्लाह पाक ने बरकत डाल दी, यानी जिसके लिए हमने खून पसीना बहाया, यानी कि जिसमें हमारी इंटेंशन ही क्या थी कि हमने माल कमाना है, हमने अर्निंग करनी है। विद एक्टिविटी, विद एक्टिविटी का मतलब क्या है सर? विद एक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर इंटेंशन है। अच्छा, विद एक्टिविटी में, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, विद एक्टिविटी विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी का मतलब क्या है? हरकत हो रही है, हरकत में बरकत हो रही है। विदाउट एक्टिविटी का मतलब क्या है? हरकत नहीं हो रही लेकिन बरकत हो रही है। सर ये कैसे हो रही है? ये बाद में बात करेंगे, ये बाद में बात करेंगे। विद एक्टिविटी में आपके पास मजीद 2 शाखें निकलती हैं। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि सर हरकत तो हो रही है, लेकिन अगर वो जो हरकत हो रही है वो इस इंटेंशन से हो रही है कि हम इनकम जनरेट करें, ये इंटेंशन है, नियत है, इंटेंशन क्या है? इनकम को जनरेट करने की इंटेंशन है, तो हम कहेंगे वो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। और अगर एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन इंटेंशन इनकम को जनरेट करना नहीं है, तो हम कहेंगे ये क्या हो गई? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। सही, तो हम कहते हैं कि यहां पर सर इंटेंशन क्या है? यहां पर इंटेंशन है टू जनरेट इनकम। मेन बात यह है कि यहां पर इंटेंशन क्या है? टू जनरेट इनकम। लेकिन सर इंटेंशन तो नियत और दिल के इरादे का नाम है, और दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। नियत तो अल्लाह जानता है कि मैंने कोई एक्टिविटी की है, इसमें मेरी नियत इनकम जनरेट करने की थी या नहीं थी, ये तो अल्लाह को पता। आपको कैसे पता लगेगा? हमने कहा अल्लाह को पता है, बिल्कुल अल्लाह ही दिलों के हाल जानता है, लेकिन आपकी कुछ हरकतें ऐसी होंगी जिससे ये पता चल जाएगा कि आपकी नियत क्या है,
इनकम जनरेट करने की नीयत है, जैसे कि परचेज विथ इंटेंशन टू सेल। आपने कोई आर्टिकल परचेज किया किस नीयत के साथ कि मैं इसको बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इट and then selling it. Providing services। लेकिन सर इससे भी इंडिकेशन पूरी तो नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरा रिटर्न फाइल कर दो, मुझे टैक्स की सर्विसेज दे दो, मुझे टैक्स की एडवाइस दे दो। मैंने उसको एडवाइस दे दी और मेरी नीयत नहीं थी इनकम कमाने की। आप बोलोगे चलो ठीक है, आपकी नीयत नहीं थी इनकम कमाने की, लेकिन अगर पूरे दिन में मेरे पास 50 लोग आ रहे हैं और 50 लोग मुझसे एडवाइस ले रहे हैं और मैं सबको एडवाइस दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर ये क्या आप हमें टोपी करा रहे हैं? आपका तो काम ही क्या है टैक्स की एडवाइस देना, आपका तो काम ही क्या है टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये जितने लोग आ रहे हैं या आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं और आप इनसे अर्निंग कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे, वरना आपका घर कैसे चल रहा है? आपने कोई सोशल सर्विस थोड़ी करके रखी हुई है, क्या ख्याल है? तो हमने कहा कि सर इस इंडिकेशन को मज़ीद कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंडोर्स करेगी कि हाँ हमारी नीयत इनकम अर्न करने की है। हमने कहा दो चीज़ों को देख लो, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कोई गुड्स लिए, सेल कर दिए, परचेज किए, सेल कर दिए, परचेज किए, सेल कर दिए, परचेज किए, सेल कर दिए। ये माउस लिया, माउस का 100 पीस लिए, सेल कर दिए, फिर माउस के 100 पीस लिए, फिर सेल कर दिए, फिर माउस के 100 पीस लिए, फिर सेल कर दिए। तो क्या ये एक्टिविटी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ? जी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ। और क्या इसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक परचेज और सेल कर रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये मुझे बता देगा, ये मुझे इंडिकेशन दे देगा कि मेरी नीयत क्या है, इनकम जनरेट करने की नीयत है। फॉर एग्जांपल मैं एक सोफ़ा सेट, अपने घर का एक सोफ़ा पुराना हो गया, मैंने वो सोफ़ा सेल कर दिया क्योंकि वो पुराने डिज़ाइन का हो गया, ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, 10 साल बाद मैंने वो सेल कर दिया। तो क्या ये भी एक सेल ट्रांजैक्शन है? जी है। और हो सकता है कि वो मैंने ख़रीदा हो बहुत पहले 5000 का, क्योंकि पहले पाकिस्तानी रुपये की कदर ज़रा ज़्यादा थी, 5000 का ख़रीदा हो, आज मैंने उसको सेल कर दिया। और वैसे तो सोफ़ा पुराने डिज़ाइन का है लेकिन उसकी लकड़ी अच्छी है, आज भी मैंने सेल कर दिया तो मुझे 10,000 रुपये मिल गए या 9,000 रुपये मिल गए। तो मुझे गेन कितना हो गया? 4,000 का मुझे गेन हो गया। लेकिन क्या मेरी नीयत इनकम अर्न करने की थी? नहीं थी। कैसे पता चलेगा? क्योंकि 10 साल में मैंने एक सोफ़ा बेचा है, 10 साल में एक सोफ़ा बेचा है। लेकिन अगर कोई फर्नीचर ट्रेडर हो, वो क्या करेगा? वो दिन में 10 सोफ़े बेच रहा होगा। क्या ख्याल है? ये दिन का एक सोफ़ा बेच रहा होगा, ऐसा है कि नहीं? महीने के 30 सोफ़े बेच रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने कहा क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, किसी ने एक ही ट्रांजैक्शन करी, फर्नीचर की नॉलेज थी, गवर्नमेंट का टेंडर आया कि गवर्नमेंट को जो है ना 1000 टेबल चाहिए अपने गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, और उसने गवर्नमेंट को 1000 टेबल सप्लाई कर दी और ट्रांजैक्शन उसने एक ही करी है पूरे महीने के अंदर। तो क्या ये इनकम जनरेटिंग है या नॉन इनकम जनरेटिंग है? इनकम जनरेटिंग है। फ्रीक्वेंसी तो एक ही दफ़ा है, फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा नहीं है। तो आपने कैसे पता लगाया कि ये इनकम जनरेटिंग है? मैंने कहा क्वांटिटी 1000 सर, 1000 टेबलें बेची हैं, तो ये इसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। इसकी इंटेंशन थी टू जनरेट इनकम, ये इसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है।
और मैंने अगर अपने घर का सोफ़ा बेचा है 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्या ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? मैं कहा नहीं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। एक बंदा है जिसका रोज़ का सदर में मोबाइल मार्केट में उसकी शॉप है, दिन के 10 फ़ोन बेच रहा है वो, क्या ये उसका सेल फ़ोन बेचना क्या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? जी है। मैंने अपना सेल फ़ोन बेच दिया 3 साल में एक दफ़ा, 5 साल में एक दफ़ा, और मिसाल ले रहा हूँ, मैंने अपना सेल फ़ोन लिया था 40,000 रुपये में, 40,000 रुपये में मैंने अपना सेल फ़ोन लिया था। फिर मैंने बोला भाई ये मुझे अपना सेल फ़ोन बेचना है। किसी स्टूडेंट ने कहा सर आप उस्ताद का सेल फ़ोन है, हम ख़रीद लेंगे, 80,000 रुपये देंगे आपको। चलो अच्छी बात है भाई, हमें तो पैसे मिल गए, दूसरा फ़ोन ले लेंगे, ले लो भाई, गेन हो गया मुझे। तो क्या ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं भाई, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं। मैं तो 3 साल में 4 साल में फ़ोन चेंज किया, ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। आप यकीन करो, अभी जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन होगा। आप लोग बोलोगे सर अच्छा हमने तो सोचा नहीं था कभी ऐसे। अब देखो, जो आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होती है जिसमें आपकी इंटेंशन क्या है, जिसमें आपकी इंटेंशन क्या है, टू जनरेट इनकम, इससे जो रिसीट हासिल होती है, इससे जो रिसीट हासिल होती है, गौर से देखना, गौर से देखना, इससे जो रिसीट हासिल होती है वो होती है रेवेन्यू रिसीट। इसका मतलब इससे जो रिसीट हासिल होती है, मैं कहूँगा कि सर ये है मेरी इनकम, ये है मेरी रेवेन्यू रिसीट, ये है मेरी इनकम। और जहाँ पर भी नाम आएगा इनकम का, टैक्स वाले के कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा इनकम है तुम्हारी, हम इस पे आ गए लगाने के लिए टैक्स, इस पे टैक्स दो, ये तुम्हारी इनकम है, 2 टैक्स दो भाई, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं बात करता हूँ किसकी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी की, तो यहाँ पर इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज नॉट टू जनरेट इनकम। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि इसकी इंडिकेशन क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। एग्जाम्पल, सोफे की मिसाल मैंने आपको दी, और सब आपके जज्बात का पूरा एहतराम होगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको, इंशाल्लाह सब कुछ आएगा, इमूवेबल भी आएगा। सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। लेकिन मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की है कि जो मैं लिख रहा हूँ मूवेबल, बहुत अच्छी बात की इसने, इधर इमूवेबल हो तो इसका मतलब ये समझिएगा कि मूवेबल का मतलब मूवेबल है, सही है, इमूवेबल नहीं है। अब मिसाल ले रहा हूँ मैं, आप में से कोई बच्चा, कल को मैंने पूछा बेटा क्या एग्जाम्पल है नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, क्या एग्जाम्पल है, और आप मुझे बोलो सर सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स, सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स, तो क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। देखो जब आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो फिर टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फिर बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक इन योर वर्ड्स। सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, मैंने अपना पर्सनल सेल फोन अगर बेच दिया तो उसमें अगर मुझे कुछ गेन आ गया तो क्या वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से हुआ या नॉन इनकम जनरेटिंग? नॉन। मैंने पर्सनल सोफ़ा बेच दिया, नॉन इनकम जनरेटिंग। पर्सनल फ्रिज बेच दिया, लेकिन अगर मैं महीने के 20 फ्रिज बेचता हूँ तो आपने कहा सर ये फिर लगता है आपका काम धंधा है, आप फ्रिज के ट्रेडर लगते हैं, आप रेफ्रिजरेटर के ट्रेडर लगते हैं। मेरे घर का एसी पुराना हो गया, मैंने सेकंड हैंड एसी लिया था मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये में, पुराना हो गया, लेकिन एसी की कीमतें बढ़ गई, 1 साल बाद मैंने बेच दिया 45,000 रुपये में। क्या मुझे गेन हो गया? कितना? 5,000 गेन हो गया, मुझे गेन हो गया। लेकिन क्या ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी।
लेकिन अगर मैं ऐसे ही यूज्ड एसी रोज का 2 बेचता हूँ फिर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। मेरी पर्सनल कार मैंने 5 साल इस्तेमाल करने के बाद बेची, और गाड़ियों के प्राइसेस कितने बढ़ गए आपको पता है? थोड़े टाइम पहले जब ये डॉलर इतना ज़्यादा आसमानों पर नहीं था तो कोरोला 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख की कोरोला आती थी भाई। अभी कितने की आ रही है? 60-70 लाख रुपए की आ रही है। सिविक के रेट कहाँ चले गए? करोड़ टच कर गए भाई। तो लोगों ने जो यूज़ गाड़ियाँ पहले ली होंगी उनके रेट बढ़ गए। मिसाल के तौर पर आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले किसी ने 15 लाख की गाड़ी ली थी, आज वो बेचने जाता है उसको 20 लाख मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो खैर, किसी ने गाड़ी ली 15 लाख रुपए की और बाद में इस्तेमाल करने के बाद भी उसने कितने की बेच दी? 20 लाख रुपए की। इनकम जनरेटिंग है नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी? नॉन इनकम जनरेटिंग। क्यों? सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट है सर। लेकिन एक बंदे का काम धंधा यही है कि वो यूज गाड़ियां लेता है, डेंटिंग पेंटिंग करता है और उसके बाद फिर उसके पैसे बढ़ा के बेच देता है। फिर ये क्या हो जाएगी उसके लिए? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। क्या प्लेस ऑफ बिजनेस जरूरी है? देखो इंडिकेशन में मैंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये एक इंडिकेशन है। एक इंडिकेशन क्या भी है? प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कोई डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि आज तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग भाई, क्या ख्याल है? प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब किसी मिसाल के तौर पर किसी को गाड़ियों का शौक हो, उसने बोला भाई घर का गैराज, घर का जो घर के एंट्रेंस में ही जगह है, कोई भी गाड़ी आती है वो पार्क कर देता है, उसको फिर डेंटिंग पेंटिंग करता है, ठीक ठीक करता है और उसके बाद 2-3 दिन में बेच देता है उसकी गाड़ी को। कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, घर में ही छोटा सा उसने गैराज खोल के रखा हुआ है। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये इसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? नहीं सर, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। प्लेस ऑफ बिजनेस का होना शर्त नहीं है, इंडिकेशन ज़रूर है, शर्त नहीं है। घर से ऑनलाइन बैठे बैठे लोग कितने काम कर रहे हैं, तो क्या उनके पास कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो सर अगर ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ है कि ये विदाउट एक्टिविटी पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो ये कौन सी रिसीट है? हमने कहा भाई ये है कैपिटल रिसीट। क्या मतलब हुआ सर कैपिटल रिसीट है? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने अपना पर्सनल सेल फोन 50,000 में लेकर 60,000 में बेच दिया, तो जो 10,000 रुपए का गेन है वो टैक्स की दुनिया के हिसाब से मेरी इनकम नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक लेमैन से अगर आप पूछो, आप भी ये कॉन्सेप्ट पता होने से पहले आप भी एक लेमैन थे ना, मैं आपसे पूछता, आपने अपना यूज सेल फोन बेच दिया, 50,000 रुपये का लेके 60,000 में बेच दिया, ये जो 10,000 रुपये हैं ये क्या है? आप कहेंगे मेरी इनकम है। बात तो सही है, आपकी इनकम है। लेकिन अब टैक्स की दुनिया के हिसाब में आ जाओ, टैक्स की दुनिया के हिसाब से क्या ये आपकी इनकम है? ये आपकी इनकम नहीं है। आपने पुराना सोफा 50,000 का लिया था, 60,000 का बेच दिया, 50,000 का लिया था, 80,000 का बेच दिया, 30,000 रुपये का गेन आ गया। क्या ये टैक्स की दुनिया के हिसाब से आपकी इनकम है? नहीं। यूज्ड गाड़ी आपने 15 लाख रुपए की ली थी, 20 लाख रुपए की बेच दी। पर्सनल कार की बात हो रही है, 5 लाख रुपए का गेन आ गया। क्या ये टैक्स की दुनिया में इनकम है या नहीं है? नहीं है। आप यकीन करें ये बात कितने लोगों को पता ही नहीं होती। कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने लॉयर्स ऐसे होते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, उनको पता तो होता नहीं है, टैक्स वैक्स की नॉलेज तो उनको होती नहीं है, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके रिटर्न फाइल करते हैं। अब वो करते क्या है, किसी ने अपनी गाड़ी बेची, अच्छा भाई आपने गाड़ी बेची, कितना गेन आया आपको? मुझे इतना गेन आया। वो उसके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर गेन डाल देते हैं, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं, बोलते हैं आपका इतना टैक्स बन गया, भर दो। जबकि आपको आज पता लग गया कि अगर अपनी पर्सनल गाड़ी सेल की है और उसके ऊपर आपको कोई इनकम आ गई है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनकम ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है?
क्या सबको समझा पा रहा हूँ मैं? जी, आपका कुछ सवाल था, मैंने रोक दिया था। मैं रोक देता हूँ तो इंटेंशन से रोकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा तो 99% आपके कॉन्सेप्ट्स एड्रेस हो जाएंगे। जी बेटा। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रेंटल इनकम नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। ये सब मैंने तो एग्जाम्पल्स की कुछ बातें की है ना, मैंने मिसाल ले रहा हूँ। सैलरी है, अब वो सैलरी, आप सैलरी अर्न जो आप कर रहे हैं तो रोज़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं ना, रोज़ जाके जॉब कर रहे हैं, रोज़ जाके एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं ना। रेंटल इनकम बिल्कुल आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, उसको वो रह रहा है, रोज़ रह रहा है उसमें। बात समझ आ रही है? वो रोज़ रह रहा है उसके अंदर, वो आपको फ्रीक्वेंटली रेंट दे रहे हैं, उसका तो क्राइटेरिया अलग ही मीट ही हो जाएगा उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ क्लाइंट्स को, टैक्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, टैक्स की एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं रेगुलरली दे रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंटली दे रहा हूँ, तो क्या ये मेरा क्या बन गया? मेरा प्रोफेशन बन गया, मेरा ऑक्यूपेशन बन गया, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी बन गई। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने सीए करने के बाद कोई बिजनेस शुरू कर दिया, मैं कोई टैक्स की सर्विसेज नहीं दे रहा, मेरा दोस्त आया, उसने मुझसे ऐसे ही वन ऑफ एडवाइस ले ली, मैंने उसको दे दी, ख़त्म हुई कहानी, तो क्या ये मेरी कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? आर यू गेटिंग दिस? और अगर मैंने उसके भी पैसे ले लिए तो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी, मेरी कोई बिजनेस इनकम नहीं होगी, रेगुलर इनकम नहीं है मेरी, बिजनेस इनकम नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में चली जाएगी। सही? अच्छा भाई, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सारे एसेट्स के केस में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स लॉ के अंदर जगह जगह पर आपको एक्सेप्शंस नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? इसकी भी एक्सेप्शन है। सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स भी हैं, ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स भी हैं जो 38 सबसेक्शन 5 के अंदर नाम लेकर मेंशन किए गए हैं, और लॉ ने ये कह दिया कि ये जो एसेट्स हैं भले पर्सनल हैं, भले मूवेबल हैं, भले तुम इनको बेचो तो तुम्हारी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं है, लेकिन अगर ये बिकेंगे तो ये तुम्हारी इनकम होगी, इसे हम टैक्स करेंगे। ये लॉ ने ख़ास तौर पर कह दिया। तो हमने कहा कि फिर इसका मतलब कि सर वैसे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है तो ये कैपिटल रिसीट है, लेकिन कैपिटल रिसीट की अगर कोई एक्सेप्शन आ जाएगी तो फिर वो क्या बन जाएगी? रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी, यानी कि ये फिर इनकम में चली जाएगी। ये बात सबको समझ आ रही है? इजी बात है। किसी को कोई मसला हो, परेशानी हो, मुझे बता देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी बेटा। भले भले मेरा बच्चा क्वांटिटी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 5। तो घर के 5 सोफे नहीं हो सकते एक साथ बेच दिए, कोई मसला नहीं। 5 घर की 5 गाड़ियाँ एक साथ बेच दी हैं। घर की 5 गाड़ी एक साथ कौन बेचता है? हाँ तो ठीक है, फिर कोई रीज़न है ना आपके पास। देखो मैं वही कह रहा हूँ आपको ना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, घर की 5 गाड़ियाँ किसी ने बेच दी, दिवालिया हो गया, पैसे भरने थे किसी के, पर्सनल मूवेबल एसेट है, शौक नहीं है उसको गाड़ियाँ बेचने का, उसका काम धंधा नहीं है ये, 5 साल में एक दफ़ा बेची हैं, तो ये सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट में ही आएगा। देखो ये प्रूफ करना टैक्स पेयर का काम होता है। अगर टैक्स वाला बोले नहीं तुमने तो 5 गाड़ियाँ एक साथ बेची हैं, हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारा ये काम धंधा है, तुम तो ये धंधा करते हो, ये तुम्हारा तो ये बिज़नेस है गाड़ियाँ बेचना, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे नहीं भाई मुझसे कसम ले लो, ये मेरा दोस्त है, इससे मैंने लोन लिया हुआ था, मुझे इसको लोन रीपे करना था, वरना ये आके धमाल डाल देता, इसको जाना था बाहर, इसको अपने बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने थे, इसने मुझे पैसे दिए हुए थे, ये देखो ये मैंने 5 गाड़ियाँ बेच के इसको लोन के पैसे वापस किए। तो देन यू हैव टू प्रूव इट बेसिकली। देखो दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, टैक्स वाला तो बोलेगा हाँ तेरी इनकम है। देखो टैक्स की दुनिया में फड्डा यही होगा,
वो बोलेगा ये तेरी इनकम है, आप बोलोगे नहीं मेरी इनकम नहीं है। ये बोलेगा वो बोलेगा तुम्हारी इनकम इतनी, वो ये बोलेगा, टैक्स वाला बोलेगा तुमने इनकम बताई है 5 लाख, तुम्हारी इनकम 50 लाख है। आप बोलोगे नहीं भाई मेरी तो 5 लाख है, क्योंकि टैक्स वाला ये सोचता होगा कि आपने इनकम शायद छुपाई है, आपने कम दिखाई है, आपने गलती करी है। तो ये फिर प्रूफ करना आपका काम है ना कि आपने जो किया वो ठीक किया है, इस पर विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ किया है आपने, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये बातें समझ आ गई बेटा आपको? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी समझ आ गई आपको? तो मैंने आपको विद एक्टिविटी समझा दिया, अब समझाता हूँ मैं आपको विदाउट एक्टिविटी, ठीक है। नीचे करते हैं विदाउट एक्टिविटी। जी बेटा, किसी दोस्त को गाड़ी दी, रेंट आउट किया और एक दिन के उसने पैसे दे दिए, हमारी इंटेंशन नहीं थी, मगर जो पैसे मिले रेंट के वो भी फिर उसका। हाँ देखो, वो तो फिर ऐसा है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी तो आपने उसको बोला होगा ना ये गाड़ी इस्तेमाल करके मुझे पैसे दो। अगर तो आपने उसका कोई मुआवजा तय किया है, अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई अरेंजमेंट ऐसा किया है जिसमें आपकी इंटेंशन थी और पहले से आपने उससे कोई अमाउंट तय कर ली है तो वो आपकी इनकम होगी। लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट तय नहीं करी है तो फिर बेसिकली वो गिफ्ट के एम्बिट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? गिफ्ट के एम्बिट में। तो गिफ्ट की बात अभी आने वाली है, सही है। विदाउट एक्टिविटी, अच्छा विदाउट एक्टिविटी में भी हम 2 शाखें बनाएंगे। ऑन वॉलेंट्री बेसिस। हम असल में ना शुरू की क्लासेस में थोड़ा स्लो चल रहे हैं, उसकी वजह ये है, एक तो पीआरसी के पेपर्स अभी होने हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ वो बच्चे थोड़े परेशान हो जाएं कि सर ने तो तेज़ भगा दिया हमें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम तेज़ भाग लेंगे, बहुत टेंशन नहीं है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत क्लासेस हैं और बाकी फिर आखिर में सैटरडे संडेज तो हैं ही, कोई मसले की बात नहीं है। 4 क्लासेस हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से और बहुत वेल ऑन टाइम ख़त्म करेंगे कोर्स, अल्लाह के हुक्म से। मुझे तो कोई औकात नहीं है, कराने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह करा देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो पीआरसी वाले बच्चे परेशान हो जाएं कि सर इतनी तेज़ चले गए, हम परेशान हो गए। स्लो टेंशन नहीं, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही आपके थोड़ा सा बेस बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगी, तो फिर हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। विदाउट एक्टिविटी में 2 शाखें बना दी हमने, एक है ऑन वॉलेंट्री बेसिस और दूसरा है वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल देना सर। ऑन वॉलेंट्री बेसिस, मिसाल के तौर पर पॉकेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, ऑन वॉलेंट्री बेसिस से क्या मुराद है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वेयर कंसीडरेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। पॉकेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, किसी महीने अम्मी नाराज़ हैं, अब्बू नाराज़ हैं, उन्होंने पॉकेट मनी नहीं दी आपको, तो क्या करोगे? अगर आपने पॉकेट मनी नहीं दी तो फिर मैं फेल हो जाऊँगा, ज़ोर से थप्पड़ आएगा। बेटा पहले तो पॉकेट मनी नहीं मिल रही थी, अब रोटी भी नहीं मिलेगी, और अगर अब हरकतें तुम्हारी नहीं सुधरी तो कल से घर भी मत आना, रोड पे ही सोना। हाँ, इकलौता हो तो और ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, माँ बाप की मान के चलना चाहिए, ऐसे ही ना, फिर तो ज़्यादा ऑब्लिगेशन बनती है भाई, और क्या। तो खैर, इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, इन्फोर्स नहीं कर सकते भाई, ख़ुद की खुशी से अम्मा अब्बा ने दिए हैं पैसा। और कभी ऐसा होगा कि तीन भाई हैं, उसमें से एक भाई ज़रा शरारती है, तो उसको ज़रा कभी गुस्सा दिखाना है वालिदैन को, उसको ज़रा टाइट करना है, तो उसको बोलेंगे भाई इस महीने की पॉकेट मनी तुम्हारी नहीं मिलेगी, तुमने इस महीने ना बहुत ज़्यादा सेलफोन चलाया, तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा आया है, इस महीने तुम्हारी पॉकेट मनी कैंसिल हो सकती है। वेयर कंसीडरेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, सामने वाली पार्टी से आप पैसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते ना, उसकी खुद की खुशी से वो दे रहा है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन बर्थडे पार्टी, आपको आपकी बर्थडे पार्टी पर आ रहा है,
एनवेलप्स रिसीव्ड ऑन वेडिंग या एंगेजमेंट सेरेमनी। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो शादी के कार्ड पे कोई लिख सकता है भैया आओ तो 5000 के लिफाफे के साथ ही आना वरना खाना नहीं मिलेगा भाई, 5000 एनवेलप इज मस्ट, बोल सकते हैं कोई ऐसा? बर्थडे पार्टी पर आए हो तो भाई गिफ्ट, जो लोग गिफ्ट लेकर आए वो इस रूम में जाएं, उनको बिरयानी मिलेगी, जो गिफ्ट लेकर नहीं है वो इस रूम में जाए, उनको सिर्फ पानी मिलेगा। ऐसा हो सकता है? ये तो सामने वाले की खुशी है, कोई लाया तो लाया, नहीं लाया तो नहीं लाया, मर्जी उसकी। तो आपकी हरकत पे डिपेंड करता है, आपके अमाल पे डिपेंड करता है, सही है? तो बेसिकली यू कैन नॉट इन्फोर्स, यू कैन नॉट इन्फोर्स। ये वॉलेंट्री बेसिस पर है, सामने वाला देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। तो ऐसी ही अमाउंट अगर मिल रही है इन चीज़ों से, ये जो मैंने लिखी हुई है ऐसी अमाउंट्स अगर हमें मिल रही हैं तो फिर ये क्या है? हमने कहा ऐसी अमाउंट्स अगर आपको मिल रही हैं तो इसका उसूल ये है कि ये है, क्या है ये? कैपिटल रिसीट। क्या है ये? कैपिटल रिसीट, जो सामने वाला वॉलेंटरी बेस पे दे रहा है। जो सामने वाला किस बेस पे दे रहा है? वॉलेंटरी बेस पे दे रहा है। हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब कि सर वो है कैपिटल रिसीट और वो हमारी इनकम आम तौर पर नहीं होती। बर्थडे पार्टी में तो गिफ्ट नॉन रिलेटेड। सर रुक तो समझाने तो दे, आने तो दे, जब आगे तो बढ़ने थे भाई, आगे तो बढ़ने थे। मैंने इसीलिए बोला ये कंप्लीट करने दो, एक चीज़ मुझे कंप्लीट करने दो तो आपको समझ आए। आती है उसकी एक्सेप्शन। क्या आती है उसकी? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आती है क्या? वही जो मैंने ऊपर बताई थी, वही एक्सेप्शन है इसकी। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स और अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किए हैं फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स तो फिर वो क्या बन जाएंगे? बोलो। वो आपकी इनकम बन जाएंगे। यही बोलना चाह रहे थे तुम? वो आपकी इनकम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 39 में एक्सेप्शन लिखी हुई है, लॉ ने उसको बोला है कि ये इनकम बन जाएंगे। तो जब लॉ ने बोला इनकम बन जाएंगे तो फिर हमें बनाने पड़ेंगे। अगर लॉ से ये सेक्शन हट जाए या ये क्लॉज हट जाए तो फिर ये इनकम रहेगा क्या? फिर ये इनकम नहीं रहेगा, क्योंकि ये वॉलेंट्री बेसिस पर हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, ये कैपिटल रिसीट है। सही है? वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। अब आओ इसको देखो, ये भी इंटरेस्टिंग बात है बहुत। रिसीट्स अंडर publicly announced promotional schemes by third party. मिसाल के तौर पर रिसीट्स अंडर पब्लिकली अनाउंस्ड प्रोमोशनल स्कीम्स बाय थर्ड पार्टी। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी लेकर गए शेल के PSO के पेट्रोल पंप पे, आपने 5000 का पेट्रोल डलवाया, वो आ गया, उसने बोला सर जो भी बंदा 5000 का पेट्रोल डलवाएगा ना, कंपनी की तरफ से ये स्कीम है कि वो ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करेगा, उसका इनाम निकल सकता है। आपने बोला यार ये ऐसी फजूल बातें तुम लोग करते हो, इनाम शिनाम निकलता नहीं है, फजूल में टाइम बर्बाद करने आ जाते हो। नहीं सर कर तो लें स्क्रैच, क्या पता आपका इनाम निकला है। आपने बोला भाई नहीं निकलता, मेरा इनाम नहीं निकलता, भाई तू जा दिमाग नहीं ख़राब कर। बोला सर करके तो देखें, और आपने वो वाकई में स्क्रैच कर लिया और आपकी निकल आई होंडा 70 निकल आई। तो जिसने बोला होगा स्क्रैच, जिसने स्क्रैच करने का बोला था, उसके बाद उसने बोला ना अरे नहीं सर वो बस में मजाक कर रहा था, ये तो मुझे ये तो मजाक था, ऐसी इसको सीरियस नहीं लेना आपने।
बोले ऐसी की तैसी भाई, कौन सा मजाक, कैसा मजाक भाई, ये कंपनी का स्क्रैच कार्ड है, कंपनी की स्कीम चल रही है ना, एक बोर्ड लगाया हुआ है तुमने, देखो ये। हाँ सर लगा हुआ तो है, लेकिन सर छोटे छोटे सर ये मुझे दे दें कार्ड, ये मुझे दे दें आप, छोड़ दें। नहीं नहीं भाई, मजाक थोड़ी है। बताओ मैनेजर की तरह करना क्या है, प्रोसेस क्या है इसका? ये तो बाइक तो मैं लेके जाऊंगा और इसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। सर आप तो इतने सीरियस हो गए जैसे आपने इसके कोई पैसे दिए हमें, आपने इसके कोई पैसे दिए हमें। तो क्या ख्याल है, सीरियस हम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर सीरियस तो हो जाएंगे, बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, क्या? विनिंग्स ऑन प्राइस बॉन्ड। आपने 5,000 का प्राइस बॉन्ड खरीद लिया और वो प्राइस बॉन्ड लग गया, तो आप क्या करोगे? फ़ौरन से जाओगे बैंक के पास, बोलोगे भाई मेरा प्राइस बॉन्ड लग गया, 5,000 रुपये का मैंने प्राइस बॉन्ड लिया था, वो लग गया, मैंने 2.5 लाख रुपए जीत लिए हैं, लाओ पैसे दो। बैंक वाला क्या बोलेगा? बोलेगा हमने मजाक किया था, जाओ भाई जाओ, हम नहीं दे रहे पैसे। बोल सकते हैं बैंक वाला ऐसा? नहीं सर, ये जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या इस्टेब्लिश हो गया है? लीगल राइट। बर्थडे पार्टी पे जो बंदा आ रहा था वो गिफ्ट नहीं दे रहा था, आप उसको थप्पड़ मार के गिफ्ट ले सकते थे? कोई लीगल राइट इस्टेब्लिश हुआ था? कंसीडरेशन इन्फोर्स कर सकते थे आप? नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, क्या ख्याल है? अब यहाँ पर तो लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पर हम सीरियस हो गए हैं सर, यहाँ पर मजाक नहीं चलेगा। तो जब आप सीरियस हो जाएंगे तो टैक्स वाला भी सीरियस हो जाएगा, और टैक्स वाला बोलेगा ठीक है भाई, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो फिर ये आपकी इनकम बन जाएगा, यानी ये आपका क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसीट बन जाएगा। तो आप जब सीरियस हो गए और आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया, तो फिर हम भी इसे आपकी इनकम मानेंगे, यानी कि ये जो प्राइस आप जीतोगे इसके ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे। हम आपसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। तो ये जो प्राइजेज एंड विनिंग्स होते हैं, प्राइजेज एंड विनिंग्स होते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता है। इस पे 20% का टैक्स लगता है, पढ़ेंगे आप लोग आगे, रेट्स भी पढ़ लेंगे। इसके ऊपर आप लोग देख लेंगे कि इस पे 20% का टैक्स लगता है, प्राइस बॉन्ड पर 15% का लगता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 15% का प्राइस बॉन्ड पर है, और अदर प्राइजेज एंड विनिंग्स पर 20% का टैक्स है। बात समझ आती है? एक और एग्जाम्पल ले लो, प्राइज वॉन इन जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्राइज़ जीत लिया आपने, ठीक है? मिसाल के तौर पर कोई कैश प्राइज़ जीत लिया, 40,000 रुपये कैश प्राइज़ जीत लिया, तो वो 40,000 नहीं देगा आपको, टैक्स लगेगा इसके ऊपर। कितना? 20% का। प्राइस बॉन्ड पे 15% है, प्राइस बॉन्ड के अलावा वाले प्राइजेस पे 20% है। अब जीतो पाकिस्तान से आपने कोई प्राइस जीता, तो मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये का प्राइस जीता, तो वो क्या करेगा? वो फिर 40,000 नहीं देगा आपको, वो 40,000 के ऊपर 20% टैक्स काट लेगा। 40 का 20% कितना हुआ? 8,000। तो वो 8,000 रुपये का टैक्स काटेगा और आपको 32,000 रुपये आपके हवाले कर देगा। तो सर वो 8,000 रुपये का क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी है कि वो 8,000 रुपये आपके नाम पर FBR को जमा करा दे। कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने 40,000 का इनाम जीता, ये 8,000 रुपये मिस्टर ए ने जमा करा दिए। हालांकि जमा आप नहीं करा रहे होंगे, जमा कौन करा रहा होगा? जीतो पाकिस्तान वाला। इसको कहते हैं टैक्स विदहोल्ड कर लिया। क्या कर लिया? टैक्स क्या कर लिया? विदहोल्ड कर लिया। क्या कर लिया? विदहोल्ड कर लिया। तो सर हम करा देंगे ना जमा, हम पे भरोसा नहीं उसको? नहीं, लॉ को नहीं आप पे भरोसा, लॉ को आप पे भरोसा नहीं है। लॉ जिम्मेदारी लगाता है देने वाले की, कि जो बंदा ये प्राइस दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सामने वाले को पूरा अमाउंट ना दे, क्योंकि वो लेके रफू चक्कर हो जाएगा, फिर वो टैक्स नहीं देगा। लॉ उस पर जिम्मेदारी लगाता है कि जब तुम 40,000 रुपये दे रहे हो तो उसमें से 20% उसका क्या कर लो? रोक लो, विदहोल्ड कर लो, और हमें डायरेक्टली जमा करा दो उसके नाम पे। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? अच्छा, लेकिन अगर जीतो पाकिस्तान में किसी ने बाइक जीत ली हो तो फिर क्या होगा सर? मिसाल के तौर पर जीतो पाकिस्तान में किसी ने होंडा 70 जीत ली। होंडा 70 कितने की चल रही है आजकल मार्केट में? 1.5 लाख पकड़ लेते हैं हम आसानी के लिए, 1.5 लाख पकड़ लेते हैं। अब किसी ने होंडा 70 जीत ली, होंडा 70 1.5 लाख रुपए की चल रही है, टैक्स का रेट कितना है? 20% है। अब वो बाइक लेके जाने लगा,
तो जीतो पाकिस्तान के दरवाजे पे गार्ड खड़ा हुआ था, उसने रोक लिया, उसने बोला रुको रुको भाई किधर जा रहे हो, इसका टैक्स। बोला वो तो आपने विदहोल्ड कर लिया ना। भाई किधर से विदहोल्ड कर लिया, बाइक में से कैसे विदहोल्ड होता है भाई, क्या टायर निकालने इसका, साइलेंसर निकालने, क्या करें भाई? नहीं, ऐसी सिचुएशन में फिर टैक्स विदहोल्ड नहीं होता, फिर वो टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। टैक्स की डिडक्शन नहीं होगी, टैक्स की क्या करनी पड़ेगी, कलेक्शन करनी पड़ेगी। फिर जीतो पाकिस्तान वाला बोलेगा ठीक है भाई 1.5 लाख रुपए की बाइक है, इसके ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स कितना बनता है, 30,000। पहले आप 30,000 रुपये हमें जमा कराओ टैक्स के, हम आपके नाम पे चालान जमा कराएंगे, फिर बाइक ले जाना। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है? तो कुछ भी करके आपको टैक्स देना पड़ेगा। वजह क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये आपकी इनकम बन गई। कैसे बन गई ये आपकी इनकम? इनकम कैसे बन गई? आपको तो ये विदाउट एक्टिविटी मिली है, आपने इसके लिए कोई हरकत थोड़ी करी है, हरकत में बरकत थोड़ी हुई है। क्या ख्याल है? आपने इसके लिए कोई हरकत की थी क्या? हाँ सर मैंने पेट्रोल डलवाया था। तो वैसे भी डलवाना था पेट्रोल। तो इनाम जीतने के लिए कोई हरकत की थी क्या हमने? कोई मेहनत की थी क्या हमने? कुछ भी नहीं किया था, फिर भी बरकत हो गई ना। प्राइस बॉन्ड जीतने में तुमने क्या हरकत की थी? हाँ सर हमने दुआएं की थी हराम खोरी के लिए। भाई ये हराम, उसके लिए क्या दुआएं की थी तुमने? पैसे मिल गए वो भी हराम है प्राइस बॉन्ड से। बात समझ आ रही? तो इसके लिए कोई आपने मेहनत थोड़ी की थी, ये तो आपको विदाउट एक्टिविटी मिला है। हाँ सर लेकिन विदाउट एक्टिविटी मिला है और क्या भी इस्टेब्लिश हो गया, लीगल राइट भी इस्टेब्लिश हो गया। तो अब ये क्या बन गई? रेवेन्यू रिसीट बन गई। और जब कभी भी रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी तो इनकम हो जाएगी, और जब इनकम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? गुड। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है। हर जगह एक्सेप्शंस क्यों आ जाती हैं? दिस इज ऑल अबाउट टैक्स। टैक्स यही है, हर जगह जहां पर जिंदगी सादा और सुकून से गुजर रही होगी वहां पे क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन। इधर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? शरिया राइट जो रिसीव होते हैं वो इनकम में फिर नहीं जाते हैं, वो भी लीगल राइट है। शरिया राइट से जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो भी लीगल राइट है, लेकिन वो एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, वो आपकी इनकम में नहीं जाते हैं। और जो इनकम में नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएंगे, बोल दो भाई? मैं कहा सर वो फिर कहलाएंगे कैपिटल रिसीट। तो क्या ये सारी बातें आपको समझ आ गई? मैंने कहा रिसीट सबसे पहले जो माल आपको रिसीव हुआ, क्या हर मिलने वाला माल इनकम है? क्या हर चमकने वाली चीज़ सोना है? क्या हर मिलने वाला माल इनकम है? हमने कहा नहीं सर, हमें देखना पड़ेगा कि ये विद एक्टिविटी है या ये विदाउट एक्टिविटी है। विद एक्टिविटी में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है या ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी का डिफरेंस क्या है? हमने कहा सर मेन डिफरेंस है इंटेंशन का। भाई इंटेंशन तो दिल के इरादे और नीयत का नाम है, वो तो अल्लाह जानता है, सिर्फ हमें कैसे पता लगेगा? हमने कहा सर आपको ऐसे पता लगेगा कि कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल रही होगी आपको कि क्या हमारी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की है या नहीं है। इंडिकेशन कैसे मिलेगी? आप फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस भी एक इंडिकेशन हो सकती है। किस चीज़ की? कि ये इनकम है। एग्जाम्पल, आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं विद द इंटेंशन टू रीसेल, ट्रेडिंग बिजनेस। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर सेल किया। या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या आप एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, या आप वैसी सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारी की सारी आपकी इनकम में चला जाएगा। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, सर यहाँ पर इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं है। जैसे मैं अगर अपना कोई पर्सनल एसेट सेल करता हूँ तो क्या मेरी वहाँ पर इंटेंशन इनकम जनरेट करने की है? नहीं, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं एसेट को रिप्लेस कर दूँ, नया एसेट ले लूँ। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। और मैंने इसमें आपको कई एग्जाम्पल्स दी कि अगर आपने गाड़ी बेच दी, पर्सनल कार बेच दी, पर्सनल मोबाइल फ़ोन बेच दिया, पर्सनल AC बेच दिया, तो भी इसके ऊपर आने वाला गेन आपकी इनकम में नहीं जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये आप किसी से भी पूछ लो, बहुत कम लोगों को पता होती है ये बात। बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात कि भाई आपकी अगर पर्सनल गाड़ी 15 लाख की आपने खरीदी थी, 20 लाख की आप बेच रहे हो, 5 लाख का जो गेन है, क्या उस पर टैक्स देना है? आप किसी से पूछो, बोलेगा हाँ देना होगा यार, इनकम हो गई ना। लेकिन आपको पता है कि सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट अगर कोई सेल होगा तो उसके ऊपर आने वाला जो गेन है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा।
इसकी एक्सेप्शन क्या है? सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। कुछ ऐसे एसेट्स हैं कि जिनको ख़ास तौर पर लॉ ने बोला है कि भले ये पर्सनल हैं, भले ये मूवेबल हैं, ये तो रेवेन्यू रिसीट हैं, ये तो इनकम में जाएंगे। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पर ज्वेलरी, पर्सनल ज्वेलरी है, पर्सनल ज्वेलरी है और वो सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आने वाला गेन इनकम में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि वो किस में फॉल कर जाता है? एक्सेप्शन में, रेवेन्यू रिसीट में फॉल कर जाता है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे बहुत तफसील से ही, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमने बहुत पढ़ना है, तो अभी मैं इसमें ज़्यादा सस्पेंस ब्रेक नहीं करूँगा। विदाउट एक्टिविटी, फिर देखो रिसीट आपको रिसीव होती है कैसे भी, विदाउट एक्टिविटी भी, हरामखोरी करके भी रिसीट आपको, माल आपको रिसीव हो जाता है, जिसके लिए आपने कोई खून पसीना नहीं बहाया, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की। ऊपर तो देखो आपने मेहनत की थी ना, चाहे इनकम जनरेटिंग हो तो भी मेहनत की थी, चाहे नॉन इनकम जनरेटिंग हो तो भी आपने एक्टिविटी की थी। सर इसमें क्या एक्टिविटी की थी? भाई पुराना सोफ़ा भी बेचना पड़ेगा तो उसके लिए बायर ढूंढना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? फिर उस सोफ़े को भेजना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बायर लोकेट करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगी ना भाई, क्या ख्याल है? गाड़ी बेचने के लिए भी एफर्ट करना पड़ेगी ना, एक्टिविटी है ना। तो सर वो तो यहाँ पे भी एक्टिविटी थी, बर्थडे पार्टी अरेंज की थी हमने इतनी मुश्किल से, तो ना करते भाई, किसने बोला था आपको? खैर, विदाउट एक्टिविटी ऑन वॉलेंट्री बेसिस। वॉलेंट्री बेसिस से मुराद क्या कि जब आप सामने वाले से कोई कंसिडरेशन इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है दे दे ना दे ना दे। पॉकेट मनी रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन बर्थडे पार्टी, एनवेलप्स रिसीव्ड ऑन वेडिंग और एंगेजमेंट सेरेमनी। ठीक है, और उसकी एक्सेप्शन भी हमने देख ली। क्या हमने कहा कि सर ये अगर होगा, अगर ये चीज़ें हैं तो ये इनकम नहीं होगी, ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर गिफ्ट आपने रिसीव किए हैं किससे? नॉन रिलेटिव से, तो वो इनकम में जाते हैं। ये हम कहाँ देखेंगे? सेक्शन 39 में देख लेंगे। फिर हमने देखा कि सर विदाउट एक्टिविटी कुछ ऐसी अमाउंट भी रिसीव होती है जिसके लिए हमने कोई ख़ास एक्टिविटी तो नहीं करी है, लेकिन हमें अमाउंट रिसीव हो गई है और हमारा क्या भी इस्टेब्लिश हो गया है? लीगल राइट भी इस्टेब्लिश हो गया है। तो हमने कहा जहाँ जहाँ लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप सीरियस हो जाओगे, और आप सीरियस हो जाओगे तो टैक्स वाला भी सीरियस हो जाएगा, और वो उसको क्या बना देगा? फिर रेवेन्यू रिसीट बना देगा, यानी कि आपकी इनकम बना देगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिसीट्स अंडर पब्लिकली अनाउंस प्रमोशनल स्कीम्स बाय थर्ड पार्टीज, विनिंग्स ऑन प्राइज बॉन्ड, प्राइज़ वॉन इन जीतो पाकिस्तान, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल दे दी और उसकी भी मैंने आपको एक्सेप्शन बताई। क्या मेरे बच्चों? शरिया राइट, शरिया राइट, शरिया राइट, शरिया राइट। ठीक है, शरिया राइट में इनहेरिटेंस भी आ गया और हक महर भी आ गया। ये अमाउंट्स ऐसी हैं कि जिस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनकम में नहीं जाएंगी। ये बात याद रहेगी, आप यकीन करो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सोच है आपकी। कैपिटल गेन के अंदर जब हम जाएंगे ना, ये सारी बातें मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से सब भूल जाते हो। ठीक है, अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। जी बेटा, एक सेकंड रुकते बेटा, बताता हूँ। इनकम टैक्स में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है? जिम्मेदारी किसकी होती है? बताया था मैंने कल। वालेकुम अस्सलाम, फारिग हो गए? अच्छा आ गए, चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखो, अगर जिसने पैसे देने हैं और जिस पर टैक्स विदहोल्ड करने की जिम्मेदारी है, अगर उसने टैक्स विदहोल्ड ना किया तो उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करने का डंडा पड़ेगा सर पे। वो डंडा क्या होता है वो देख लेंगे बाद में, पेनल्टी लगेगी, उसका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, बहुत चीज़ें होंगी, वो आगे बिजनेस इनकम में देखेंगे हम। लेकिन उसकी पिटाई होगी। हमने तुम्हें बोला था टैक्स विदहोल्ड करो, तुमने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, पिटाई होगी तुम्हारी। अच्छा, लेकिन ये टैक्स था किसका? जिसने पैसे रिसीव कर लिए, जिसने पैसे रिसीव कर लिए।
अल्टीमेटली उस पर टैक्स का बर्डन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। जिम्मेदारी है उसकी कि वो जाए और गवर्नमेंट के ख़जाने में वो पैसे जमा करवाए। अगर उसने पैसे जमा नहीं करवाए तो उसको भी डंडा पड़ेगा, और ना सिर्फ डंडा पड़ेगा, उससे टैक्स भी रिकवर किया जाएगा। समझ आई बात? किसने पूछा सवाल? अच्छा, क्लियर हो गई बेटा बात? ज़बरदस्त। खैर, तो ये इनकम का क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया। तो क्या ये आपको समझ आ गया बेटा इनकम का क्राइटेरिया? यानी कि अब हम इनकम का क्राइटेरिया पढ़ चुके। अब कोई अमाउंट इनकम है या नहीं है हमारे लिए बताना आसान हो गया। अब हम पढ़ते हैं इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से। वो क्या है? आ जाओ। पर्सनल एसेट शो करके कितनी गाड़ियां बेच लेगा? कितनी गाड़ियां बेच लेगा? मैं हर महीने की 4 गाड़ियां बेचेगा और सामने वाले को बोलेगा मेरा पर्सनल एसेट है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अलग अलग बंदों को बेचता है। जब भी कोई बंदा गाड़ी खरीदता है ना, जब भी कोई बंदा गाड़ी खरीदता है तो उसके नाम पर एफबीआर के पास टैक्स जमा होता है। पता है आपको ये बात? गाड़ी की फाइल देखी आपने, उस पर इनवॉइस देखी, उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स आ रहा होता है, इनकम टैक्स। मैं अगर गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे नाम के ऊपर एफबीआर के पास एक टैक्स जमा हो जाएगा। सही है? इसका मतलब एफबीआर को पता लग गया कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली। शुक्र, मुझे टेंशन ये थी कि ये सेव नहीं हो सकेगा और हमारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अच्छा, वो मैं सी ए फाइनल वाला इंडेक्स खोल लिया मैंने। अच्छा भाई, अच्छा अब आ जाओ वापस उस बात पे जो आपने अभी सवाल किया कि सर एक बंदा गाड़ी खरीद रहा है, 4 गाड़ियाँ खरीदी और वो बाद में बोलते हैं मैंने तो पर्सनल पर्पस के लिए ख़रीदी थी और उससे वो अर्निंग करता रहे। तो देखो बात यही है कि टैक्स वाला भी बेवकूफ़ नहीं है। ये कुर्सी नीचे क्यों जा रही है? टैक्स वाला भी ना बेवकूफ़ नहीं है। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना वो बैंक में सारी हाईलाइट होती हैं, और आपकी जो भी एक्टिविटी होती है ना वो टैक्स वाले के पास हाईलाइट होती है। कैसे? अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हो, अगर आपको, मैं यही आपको समझा रहा था कि अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हो तो वो गाड़ी जैसे ही परचेज़ होती है ना तो आपके नाम पर एक घंटी बजती है एफबीआर के पास कि मिस्टर मुनीर ने होंडा सिविक ब्लैक वाली परचेज़ कर ली है और इसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर 1 लाख रुपए का टैक्स जमा हो गया है। यानी एफबीआर को पता लग गया कि मैंने ये गाड़ी खरीदी है, लाख रुपए का टैक्स एफबीआर शोरूम वाला जमा करा देगा मेरे नाम पे एफबीआर के पास। मैंने महीने की 4 गाड़ियाँ खरीदी तो 4 दफ़ा मेरे नाम के ऊपर टैक्स जमा होगा एफबीआर के पास। अगले महीने फिर 4 गाड़ियाँ खरीदी, उसके अगले महीने फिर 4 गाड़ियाँ खरीद के बेची। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक्टिविटी हो गई ना, क्या ख्याल है? तो जब कभी भी टैक्स वाला बोलेगा कि ये तो आपने फ्रीक्वेंट एक्टिविटी करी है, ये तो इससे तो आने वाली इनकम जो है वो हम चार्जेबल टू टैक्स करेंगे, तो मैं कैसे बोलूँगा कि ये मैं तो पर्सनल पर्पज़ के लिए गाड़ियाँ बदली हैं? बोलेगा गाड़ियाँ बदल रहा है कि कपड़े बदल रहा है रोज़ तू? हैं? आर यू गेटिंग दिस? करते हैं लोग इस तरह से, बहुत करते हैं भाई। देखो मैं मिसाल ले रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो बंदा अभी करता है वो तो छुपाएगा अपनी इनकम, वो कोशिश करेगा मैं इनकम छुपा लूँ। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने साल की 4 गाड़ियाँ खरीद के बेच दी। उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी खरीदी थी। किस लिए खरीदी थी? बेचने के लिए खरीदी थी, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि मैंने बेचने के लिए खरीदी थी। वो उसका गेन भी अपने रिटर्न में शो नहीं करेंगे। यहाँ आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का रोल। जब टैक्स वाला ऑडिट खोलता है, क्या खोलता है? ऑडिट। ऑडिट किसको बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं कि आपने टैक्स वाले को बोला कि ये मेरी इनकम इतनी है, ये मेरी इनकम नहीं है, यही मेरी इनकम है, और आपने टैक्स वाले के पास अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट सबमिट कर दी। टैक्स की दुनिया में जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आप टैक्स वाले को सबमिट करते हो ना, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं?
रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम किसको बोलते हैं? P&L एंड बैलेंस शीट इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन। ये टैक्स की दुनिया की P&L और बैलेंस शीट होती है। ये एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपने जितनी इनकम कमाई होती है वो आप उसमें शो करते हो, और जो आपके एसेट्स होते हैं वो आप उसमें सारे शो करते हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। यानी अकाउंटिंग में आप जो P&L और बैलेंस शीट बनाते हो तो टैक्स वाले को भी आप P&L और बैलेंस शीट सबमिट करते हो। तो टैक्स की दुनिया की जो P&L और बैलेंस शीट होती है उसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब भी मैं बोलूँ रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब ये नहीं है खरीदा हुआ माल वापसी और तब्दील नहीं किया जा सकता, वो वाला रिटर्न नहीं है। ये कौन सा वाला रिटर्न है? यहाँ पर रिटर्न का मतलब होता है फॉर्म, और उस फॉर्म में हम ये इन्फो डाल रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अभी आप देखोगे बार बार फ़ोन भी आ रहा है FBI की तरफ से, फ़ोन कॉलें आ रही हैं, ऑटोमेटेड कॉलें आ रही हैं FBI की तरफ से कि आपकी इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तो ये इनकम टैक्स गोशवारे किसको बोलते हैं? ये उर्दू का वर्ड है, फॉर्म को बोलते हैं इनकम टैक्स गोशवारे। इनकम टैक्स फॉर्म्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तो ये इनकम टैक्स फॉर्म में क्या जमा होता है? आपने कितना कमाया, कितना माल बनाया, कितना टैक्स पे किया, सारी इन्फॉर्मेशन दो आप हमें। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मैंने तो आपको पहले ही क्लास में बताया, कमाई होगी इनकम पूरे साल के अंदर उन्होंने 2 करोड़ रुपए, दिखाएंगे कितनी? 20 लाख 30 लाख, और दिखा के सबमिट कर देंगे, काम खत्म हो गया। अब जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, ये टैक्स वाला क्या करेगा? अभी ये टैक्स वाले का काम है भाई। मिसाल के तौर पर ये तो ऐसा ही है, आपने जैसा पेपर करना था पेपर करके आपने ICAP के एग्जामिनर को सबमिट कर दिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा? उसको चेक करेगा, काम है उसका चेक करना। तो इसी तरह टैक्स वाले का क्या काम है कि आपका जो रिटर्न है उसको ऑडिट करना, उसको चेक करना। तो जब मैं बोलूँगी ऑडिट करेगा, ऑडिट में खोल देगा, इसका मतलब कि वो आपका रिटर्न जब भी चेक करेगा, जब कभी भी चेक करेगा, तो वो फिर क्या कर सकता है कि इशू आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके पास सारा डेटा होता है, आपने पूरे साल में कितनी गाड़ियाँ खरीदी, 4 गाड़ियाँ खरीदी, 5 गाड़ियाँ खरीदी। वो बोल सकता है कि भाई आपने ये 5 गाड़ियाँ खरीदी हैं, इसके पैसे कहाँ से आए? पहला सवाल। बहुत माल है तुम्हारे पास, कहाँ से आया? दूसरा सवाल, ये जो गाड़ियाँ बेच के पैसा तुमने कमाया वो इनकम कहाँ है? वो इनकम कहाँ है? ठीक है, वो आपसे सवाल करेगा, और अगर आप सवाल का जवाब ना दे सके तो क्या करेगा? पिटाई। जब मैं बोलूँ पिटाई करेगा, इसका ये मतलब नहीं आपको थप्पड़ उप्पड़ मारेगा। टैक्स की दुनिया में मैं बोलूँ अगर ये पिटाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो इनकम छुपाई होगी, आपने बोला होगा 20 लाख, वो बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से तुम्हारी इनकम 1 करोड़ रुपये है, तो पहले तो तुम 80 लाख रुपए और पे करो, हमारे हिसाब से ये तुम्हारा टैक्स बनता है। और तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसके ऊपर पेनल्टी भी पे करो। और तुमने इतने दिन तक ये पैसा पे नहीं किया और हमारे ख़जाने में ये पैसा अब आएगा, तो इतने दिन जो तुमने ये पैसा पे नहीं किया इसके ऊपर तुम डिफ़ॉल्ट सरचार्ज सूद भी पे करो हमें, कि 80 लाख तुम्हें पिछले साल देना था, हमने इस साल चेक किया तो पता लगा कि तुमने 80 लाख रुपए नहीं दिए थे, तो वो 80 लाख रुपए भी दो, छुपाने की, गलती करने की पेनल्टी भी दो, और जो 80 लाख तुमने 1 साल बाद दे रहे हो उसका सूद भी दो, जिसे टैक्स की जुबान में कहते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज। क्या कहते हैं? तो ये डंडे पड़ते हैं फिर। तो जब मैं बोलूँ पिटाई होगी तो इसका मतलब ये क्या है कि पेनल्टी लगेगी, डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, ये वाली पिटाई होगी। टैक्स की दुनिया में ये वाली पिटाई होती है। क्या मैं बात आपको समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो रही है बातें? ज़बरदस्त। अब आ जाओ, इनकम की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम देख लेते हैं। कहाँ टाइम हो गया? अभी तो टाइम शुरू हुआ भाई। हाँ 3 मिनट हो गया ना। 1:15 पर नमाज तकवा मस्जिद में भी 7 मिनट है हमारे पास। इनकम की डेफिनेशन है लॉ के अंदर। अच्छा, इनकम की डेफिनेशन क्या है मैं लिखता हूं।
any amount chargeable to tax any amount subject to collection or deduction of tax under FTR. Any amount treated as income any loss of income. जमात कौन सी खड़ी हो गई भाई? 1:05 हुए, 1:15 बजे जमात खड़ी होती है ना। बस कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं। ये इनकम की डेफिनेशन है। इनकम की डेफिनेशन तो चलो खैर अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा, लेकिन देखो ये डेफिनेशन का एक तरीका है। आप टैक्स की डेफिनेशन देख रहे हो, पहली डेफिनेशन आप देख रहे हो, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम इंक्लूड्स। इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं वो कहलाती हैं इंक्लूसिव डेफिनेशंस। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है dictionary meaning is applicable. डिक्शनरी मीनिंग, लॉजिकल मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग यहाँ पर एप्लीकेबल है। यानी कि इनकम से क्या मुराद है? लॉ कह रहा है इनकम से मुराद जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, हाँ वो भी इनकम ही है। जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है इनकम जो किसको बोलते हैं, हाँ वो भी इनकम है, वो तो इनकम है ही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें भी क्या हैं? इनकम है। यानी बेसिकली लॉ की ज़ुबान में जब कभी भी ऐसी डेफिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, तो लॉ ये चाहता है कि वो इस डेफिनेशन का दायरा कार बहुत ब्रॉड कर दे, इसका एम्बिट बहुत वसी कर दे, ताकि हर चीज़ इसके अंदर क्या कर जाए, फॉल कर जाए, और टैक्स पेयर को टैक्स से बचने का मौका ना मिले। यानी लॉ ये कह रहा है कि जिसे तुम अपने दिमाग से आज तक इनकम समझते आए हो वो तो इनकम है ही है, साथ में हम ये कह रहे हैं कि ये चार चीज़ें भी इनकम हैं। यानी कि सर जो नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग है, लॉजिकल मीनिंग है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, वो भी एप्लीकेबल है, प्लस ये एडिशनल मीनिंग भी लॉ ने कहा है कि ये भी इनकम है। ठीक है, यहीं से हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कमिंग मंडे को, कल नहीं होगी हमारी क्लास, अब हमारी क्लास होगी कमिंग मंडे को। मैं ग्रुप के ऊपर आपको फोल्डर का लिंक शेयर कर दूंगा, उसके अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी। सही है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। अल्लाह हाफिज़।